हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरिंग सी लैंग्वेज का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर क्या होती है और स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करते हैं तथा स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज में। ये सब हमने लास्ट लेक्चर जो कि पार्ट 1 था उसके अंदर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैसे एक्सेस किया जाता है तथा लास्ट में हम देखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर और कुछ स्ट्रक्चर के एग्जांपल। तो आज हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। यदि मैंने कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको कैसे मैं इनिशियलाइज करूँगा, तो उसके दो तरीके से मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। एक तो फर्स्ट यूजिंग डॉट ऑपरेटर के थ्रू मैं किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्या कर सकता हूँ, इनिशियलाइज कर सकता हूँ। सिंटैक्स क्या रहेगा, वेरिएबल का नेम, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका नेम, डॉट ऑपरेटर और मेंबर का नेम इक्वल टू वैल्यू, ये उसका सिंटैक्स रहेगा। जैसे एग्जांपल है, मैंने एक स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसके अंदर 3 मेंबर हैं। नेम जो कि कैरेक्टर टाइप का एरे है, रोल नंबर जो कि इंटीजर टाइप है और एक है मार्क्स जिसका डेटा टाइप है फ्लोट। ये 3 मेंबर्स है स्ट्रक्चर स्टूडेंट के। और तो मेमोरी में कितने स्पेस क्रिएट होगा, मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा 20 बाइट, तो इसके लिए होगा कैरेक्टर के लिए, इंटीजर के लिए 2 बाइट 22 और 4 बाइट मार्क्स के लिए, तो 26 बाइट का मेमोरी एलोकेशन होगा इन इसके लिए। इस स्ट्रक्चर के लिए यदि मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो उस वेरिएबल के लिए क्लियर। अब मैंने नीचे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, और यदि मैं ए स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो अब ए के थ्रू मैं क्या करूँगा, उन जो इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, तीनों मेंबर्स हैं, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, तीनों को क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा। क्लियर। तो यदि मुझे नेम वाले मेंबर में, स्ट्रक्चर वाले मेंबर में वैल्यू डालनी है तो क्या सिंटैक्स क्या था, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। तो मैं तो वेरिएबल नेम क्या है यहाँ पे, ए डॉट नेम इक्वल टू जो वैल्यू किस टाइप की है, एरे टाइप की वैल्यू, तो मैंने एक धीरज नाम से उसमें वैल्यू डाल दी। तो फर्स्ट नेम वाला इनिशियलाइज हो गया। ऐसे ही ए डॉट रोल नंबर, रोल नहीं है रोल नंबर है, इक्वल टू 10, और ऐसे मैं इसकी वैल्यू क्या करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा। सेम बी नहीं है, ए है, ए डॉट मार्क्स इक्वल टू 49.5। इस तरह से मैं क्या करूँगा, वैल्यू क्या करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर्स के। तो मेमोरी में कैसे एलोकेट हो जाएगा, नेम के अंदर आ जाएगा धीरज, रोल नंबर के अंदर आ जाएगा 10 और मार्क्स के अंदर आ जाएगा 49.5। इन सभी को पॉइंट कौन करेगा, ए वेरिएबल। क्लियर। जो क्या है, जैसे मैं यदि नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो नॉर्मल वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है, तो सिंगल वैल्यू को पॉइंट करता है। लेकिन स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर कितनी होती है, मोर देन 1 वैल्यू। तो मोर देन 1 वैल्यू को कैसे एक्सेस करूँगा, सिंगल वैल्यू तो डायरेक्ट में वेरिएबल का नेम लिखता था, लेकिन इस केस में मैं डायरेक्ट वेरिएबल का नेम ना लिख के उसको कुछ स्पेसिफाइड तरह से मैं एक्सेस करूँगा, वो आगे हम देखेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। तो इस तरह से मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्या करता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ, किसके थ्रू, डॉट ऑपरेटर। दूसरा टाइप है स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का, एक साथ यदि मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया वहीं पे मैं उसको क्या कर दूँ, इनिशियलाइज कर दूँ। दूसरा मेथड ये है। तो उसका सिंटैक्स क्या होने वाला है, स्ट्रक्ट कीवर्ड रहेगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल का स्ट्रक्चर नेम, जो भी हम नेम देंगे स्ट्रक्चर का, और वेरिएबल जो नेम हम क्रिएट करेंगे इक्वल टू
कर्ली ब्रेसेस, मेंबर 1 की वैल्यू, मेंबर 2 की वैल्यू, कोमा लगा के, मेंबर 3 की वैल्यू, मेंबर 4 की वैल्यू, ऐसे सो ऑन। जितने मेंबर वेरिएबल्स होंगे, जितने मेंबर्स होंगे उस स्ट्रक्चर के, उनकी वैल्यू क्या करूँगा, ऐसे मैं क्या करूँगा, डाल दूँगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, हमने इंडिविजुअली डॉट ऑपरेटर के थ्रू इनिशियलाइज करके देख लिया। अब मैं बिना डॉट ऑपरेटर के थ्रू कैसे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एक ही स्टेटमेंट में। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड ऐसा है कि ऐसे स्टूडेंट नेम क्या हो गया, स्ट्रक्चर नेम और वेरिएबल नेम, ये हमने क्या डिक्लेयर किया, ए इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस धीरज कोमा 10 जो वेरिएबल मेंबर 2 था, कोमा 49.5 जो मेंबर 3 था उनके लिए। ऐसे मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है ए, और वो वेरिएबल ए की वैल्यू क्या हो रही है, इनिशियलाइज भी हो रही है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, मेंबर डिक्लेयर भी हो रहा है और उस मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है स्ट्रक्चर टाइप का, और स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के लिए वैल्यू क्या हो रही है, इनिशियलाइज भी हो रही है एक स्टेटमेंट में। क्लियर। ऐसे यदि मैं स्ट्रक्चर का, इसी स्ट्रक्चर का बी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, तो कोई स्ट्रक्ट स्टूडेंट बी इक्वल टू उसकी वैल्यू जो डालना चाहता हूँ, वो वैल्यू जो इनिशियलाइज करना चाहता हूँ वो वैल्यू, ऐसे कि जितने भी वेरिएबल इसमें क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैं एक साथ डिक्लेयर भी कर दूंगा और उनको इनिशियलाइज भी कर दूंगा। और दूसरे तरीके से कैसे कर सकता था, बी वेरिएबल क्रिएट किया, बी डॉट नेम, बी डॉट नेम इक्वल टू उसकी XYZ वैल्यू, बी डॉट रोल नंबर इक्वल टू 20, बी डॉट मार्क्स इक्वल टू 56.25। इस तरह से मैं इंडिविजुअली भी क्या कर सकता था, इनिशियलाइज कर सकता था। एक चीज हमें जो ध्यान रखनी है, जिस ऑर्डर में मेरे मेंबर्स होंगे स्ट्रक्चर के, जिस ऑर्डर में मेरे स्ट्रक्चर के मेंबर्स होंगे, उसी ऑर्डर में मेरे वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल उसी ऑर्डर में उन मेंबर्स की वैल्यू क्या होगी, इनिशियलाइज होगी। समझ में आया? जिस ऑर्डर में मेरे स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स होंगे उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियलाइज होगी। ये नहीं होगा कि मैंने नेम की वैल्यू पहले दे दी, उसके बाद मार्क्स की वैल्यू दे दी, उसके बाद मैंने किसकी वैल्यू दे दी, रोल नंबर की। ये नहीं, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, यदि नेम पहले है तो नेम की वैल्यू पहले इनिशियलाइज होगी, यदि एज की वैल्यू है तो वो वैल्यू इनिशियलाइज होगी। तो इस तरह से, जैसे मैंने नीचे लिखा है एग्जाम्पल में, स्ट्रक्ट स्टूडेंट STU1 नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल टू 12 पंकज 20.5। यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, मिसमैच, क्योंकि 12 क्या है, रोल नंबर, तो रोल नंबर पहले नहीं है, पहले क्या है, नेम, तो नेम पहले आएगा, तो ये क्या होगा, ये इनवैलिड स्टेटमेंट होगा इस केस में। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी मैंने मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, जो भी मेंबर्स मैंने स्ट्रक्चर में लिए हैं, उन मेंबर्स को मैं कैसे एक्सेस करूँ। इनिशियलाइज मैंने कर दिया, अब उन मेंबर्स को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो कौन से ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस होंगे, डॉट ऑपरेटर के थ्रू उन मेंबर्स को क्या करूँगा, मैं एक्सेस करूँगा। क्लियर। और डॉट ऑपरेटर को मैं क्या बोलता हूँ, स्ट्रक्चर मेंबर ऑपरेटर भी कहता हूँ। क्लियर सब लोगों को। मैंने अभी डिस्कस किया कि कोई भी वेरिएबल, मैं सी के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। सपोज करो मैंने इंटीजर a इक्वल टू 10 लिखा, तो 10 के लिए, a के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, a की वैल्यू किसके अंदर होगी, 10 के अंदर, और a की वैल्यू 10 किसके अंदर डाल दी मैंने, a के अंदर। यदि मुझे उस वेरिएबल को एक्सेस करना है, उस वैल्यू को एक्सेस करना है, सॉरी, उस वैल्यू को यदि मुझे एक्सेस करना है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, उस वेरिएबल का नेम, क्योंकि उसके अंदर कितनी वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर मोर देन वन वैल्यू होती है। यदि मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम लिखता हूँ तो कंपाइलर को कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन सी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, क्योंकि उसके अंदर तो 3 वैल्यू है। यहाँ इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे कितनी है, 3 वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो उनको सबको पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कौन सी वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है, तो उसके लिए मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करता हूँ, डॉट ऑपरेटर। क्लियर। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट ऑपरेटर यूज करता हूँ। तो कंपाइलर को ये पता लग जाता है कि यह पर्टिकुलर ये वाली वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा है। जैसे एग्जांपल में मैंने व्हीकल नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, एक इंटीजर व्हील्स, वी नेम और कलर, 3 मैंने क्या लिए, मेंबर्स लिए, उनके लिए तीनों के लिए सेपरेट मेमोरी अलोकेट हो गई। तो इस वाले के स्ट्रक्चर के लिए कितनी मेमोरी अलोकेट होगी, इंटीजर के लिए 2 बाइट,
कैरेक्टर एरे के लिए 20, तो एक कैरेक्टर एक लेता है तो 20 के लिए 20, टोटल 22 और 10 इसकी, तो 32 बाइट का मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उस तरह से मेमोरी एलोकेट हो गई। अब जैसे ही मैं ये मेमोरी एलोकेट कब होगी, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का क्या होगा, वेरिएबल क्रिएट होगा, तभी क्या होगी, वैल्यू ये मेमोरी एलोकेट होगी। जैसे ही मैंने व्हीकल नाम का v1 वेरिएबल डिक्लेयर किया तो ये मेमोरी क्या होगी, एलोकेट होगी। v1 एलोकेट करी और मैंने इसको एक ही स्टेटमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया स्ट्रक्चर नाम का, और वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी। तो वैल्यू 4 तो वही व्हील्स के लिए हो गई, वी नेम किसके लिए, नैनो, और उसका कलर रेड। अब इन सभी को पॉइंट कौन कर रहा है, v1 वेरिएबल। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि वैल्यू को मैं क्या करूँगा, एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं व्हील्स की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्ट यदि वी लिखूंगा तो कंपाइलर पूछेगा कि क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, कोई चीज़ कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, वी डॉट व्हील्स, वी डॉट वी नेम, वी डॉट कलर, तो उससे स्पेसिफाइड वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है, v1 डॉट व्हील्स क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 4, v1 डॉट नेम क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, नैनो, v1 डॉट कलर क्या प्रिंट करेगा, रेड कलर जो भी है। तो इसका आउटपुट प्रोग्राम का इस तरह रहेगा। परसेंट एस मैंने क्यों यूज, परसेंट भाई कैरेक्टर टाइप किया है तो परसेंट सी क्यों नहीं लिखा, यदि मैं यहाँ पे परसेंट सी लिखता तो कौन सी वैल्यू प्रिंट करता, ओनली फर्स्ट कैरेक्टर। भाई सी किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, तो एक कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या प्रिंट करता है, एन प्रिंट करता है। यदि मैं एस की जगह सी यूज करता तो परसेंट सी यूज करता तो क्या प्रिंट करता, ओनली एन, और कलर के केस में क्या करता है, ओनली आर। लेकिन मुझे परसेंट एस क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, जो भी स्टार्टिंग से एंड तक की स्ट्रिंग को क्या करता है, पूरी को प्रिंट करता है। तो इस तरह इस प्रोग्राम का आउटपुट जो नीचे है वो है। क्लियर। इस तरह से मैं स्ट्रक्चर मेंबर्स को क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, जिसके अंदर मैंने एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। उसके अंदर 4 मैंने मेंबर्स लिए हैं, आईडी, नेम, एज और सैलरी। तो सेम लास्ट टाइम मैंने इनिशियलाइज कर दिया था वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम पे। अब मैं उनकी मेंबर्स की वैल्यू किससे ले रहा हूँ, यूजर से ले रहा हूँ। मैं किससे ले रहा हूँ, यूजर से यदि इनपुट ले रहा हूँ तो वो कैसे लूँगा, सेम प्रोसेस वही है, वैल्यू वैसे ही एक्सेस करेंगे कैसे, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। लेकिन अब मैं किससे ले रहा हूँ, यूजर से क्या ले रहा हूँ, इनपुट। मैंने स्टेटमेंट प्रिंट करवाया, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने ई नाम का। तो कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो ई डॉट करके मेंबर का नेम, ई डॉट मेंबर का नेम, ऐसे मैं वैल्यू क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा, और इनपुट भी उसके लिए वैसे लूँगा। तो मैंने एंटर द एम्प्लॉय आईडी मैंने मैसेज प्रिंट करवाया। स्कैन एफ जो यूजर से लूँगा तो स्कैन एफ मैंने यूज़ किया, परसेंट डी इंटीजर है इसलिए परसेंट डी कोमा %, ई डॉट आई डी। ई डॉट आई डी क्यों, क्योंकि मैं ई वेरिएबल है, कौन सी मेंबर की वैल्यू ले रहा हूँ, आई डी की, तो ई डॉट आई डी। तो ई डॉट आई डी की वैल्यू मैं यूजर से ले लूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने एंटर का यूजर डॉट आई डी की वैल्यू 1 एंटर करवाई, एंटर एम्प्लॉय नेम, ऐसे ही परसेंट एस स्ट्रिंग है, पूरी वैल्यू में प्रिंट। यदि आप कैरेक्टर परसेंट सी यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं, फॉर लूप लगा के आप इसको एक्सेस करते हैं। तो ई डॉट क्या लिए मैंने, नेम। तो ऐसे ही सारी वैल्यू मैं कह रहा हूँ यूजर से इनपुट लूँगा और ऐसे वैल्यू क्या कर दूँगा, सारी प्रिंट कर दूँगा उनकी। तो जैसे आउटपुट जो वैल्यू आपने इनपुट ली वो क्या आएगी, मेरे आउटपुट आएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर को यदि मैं दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर लिखता हूँ तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड स्ट्रक्चर। सी लैंग्वेज हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर का फीचर क्या करती है, अलाउ करती है। क्लियर। एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को यदि मैं डिक्लेयर करता हूँ तो वो स्ट्रक्चर उसके लिए क्या बन जाता है, मेंबर। उस स्ट्रक्चर का ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, मेंबर। तो मैं 2 तरह से नेस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूँ, या तो मैं मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर सेपरेट स्ट्रक्चर क्रिएट करके या एक दूसरे के अंदर एम्बेड करके। जैसे इसमें मैंने डेट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, इंटीजर डेट, इंटीजर मंथ और इंटीजर ईयर। ये सेपरेट हो गया। फिर मैंने क्रिएट किया है कौन सा, एम्प्लॉय नाम का। एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर के अंदर भी कितने हैं, 4 मेंबर्स हैं।
एक करेक्टर टाइप की एरे है, ई नेम, SSN है इंटीजर टाइप का, फ्लोट सैलरी है, स्ट्रक्ट डेट DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यह स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, नेस्टेड स्ट्रक्चर, क्योंकि डेट नाम भाई कोई भी मैं जैसे इंटीजर मैं यहाँ पे लिया फ्लोट सैलरी, डेटा टाइप और उसका नेम जो वेरिएबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या था मेरा ऊपर वाले के लिए, स्ट्रक्ट डेट, उसका वेरिएबल डिक्लेयर करो तो किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, उसका डेटा टाइप कोमा उसका नेम। तो ऐसे ही मैंने डेटा टाइप किया था मेरा स्ट्रक्ट डेट, उसका वेरिएबल का नेम क्या था DOJ। तो ये क्या है, नेस्टेड स्ट्रक्चर। और बाहर मैंने इसको क्या क्रिएट कर दिया, कौन सी स्ट्रक्चर का, एम्प्लॉय वाली स्ट्रक्चर के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल क्रिएट कर दिया, EMP1। EMP1 को आउटसाइड का स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते तो कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP1। क्लियर। दूसरा वे एम्बेड करके कैसे, उसके अंदर ही लिखना है तो कैसे, स्ट्रक्ट में वही एम्प्लॉय मैंने स्ट्रक्चर का नेम दिया, फर्स्ट 3 जो मेंबर थे वो सेम, बाकी जो मेंबर मुझे क्रिएट करना है, जो मेंबर मुझे एम्बेड करना है, उस एम्बेड का वाला का स्ट्रक्चर। और जो फाइनल मेरा एम्प्लॉय के लिए क्या बन जाएगा, मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा EMP। तो दो तरह से मैं नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो अब मेमोरी स्पेस कितना क्रिएट होगा तो देखते हैं। इंटीजर के लिए 2 बाइट, इंटीजर के लिए 2 बाइट 2 बाइट, तो 6 बाइट तो डेट वाले के लिए, ठीक है। कैरेक्टर नेम 20 बाइट इसके लिए, 6 और 20 26, फिर 2 बाइट 28, फ्लोट के लिए 4 बाइट, कितने हो गई 26 4 30 बाइट। तो टोटल मेमोरी स्पेस कितना क्रिएट हो रहा है मेरा, 32 बाइट का मेरा क्या हो रहा है, मेमोरी स्पेस क्रिएट हो रहा है। दोनों केस में मेमोरी स्पेस तो सेम क्रिएट होगा, लेकिन उनको लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका है डिफरेंट है। तो इस तरह से मैं नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। देखो अब नेस्टेड स्ट्रक्चर को के मेंबर्स को मैं कैसे एक्सेस करूँगा। सिंगल स्ट्रक्चर होता था उसके अंदर मैं क्या करता था, डॉट ऑपरेटर लगा के मैं उसको एक्सेस करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर में एक और ऑप्शन बढ़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम से स्ट्रक्चर के क्या बोलते हैं वेरिएबल क्रिएट किया एम्प्लॉय के लिए EMP1, उसकी वैल्यू को भी मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, फर्स्ट मेंबर के लिए, सेकंड मेंबर के लिए, थर्ड मेंबर के लिए, फोर्थ मेंबर के लिए। फोर्थ मेंबर कौन सा है इसका, स्ट्रक्चर, तो उसको मैं किस तरह दूंगा, कर्ली ब्रेसेस में, उसी फॉर्म में दूंगा जिस फॉर्म में वो लिखे हुए, तो उनकी वैल्यू ऐसे इनिशियलाइज होगी। और DOJ उस वाले स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब मुझे मंथ यदि मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, मंथ एक्सेस EMP से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, पहले EMP.DOJ.month, इस तरह से मैं क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा। यदि मुझे ईयर एक्सेस करना है तो EMP1.DOJ.year, इस तरह से एक्सेस होगा। यदि मुझे ई नेम एक्सेस करना है तो डायरेक्ट ई नेम से तो एक ही लिंक है, EMP.ename। सैलरी एक्सेस करनी है तो EMP.salary। इस तरह से मैं नेस्टेड किसके स्ट्रक्चर के क्या करता हूँ, मेंबर्स को एक्सेस करता हूँ। सपोज करो इसमें एक और स्ट्रक्चर होता तो कितना डॉट हो जाता है, एक और डॉट हो जाता, EMP.DOJ जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसका वेरिएबल का नेम डॉट, उसका मेंबर। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इनको मैं क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर्स को। आई होप सभी को स्ट्रक्चर के बारे में जो डिस्कस किया लेक्चर में समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर एरे कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर पॉइंटर्स को कैसे मैं यूज करता हूँ, ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।